जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 18 दिसंबर शनिवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को भी 5 महीने और 19 दिन ही बाकी है। मुद्दा है कि करंट अफेयर्स में जानने लायक चीज़ें क्या थी। कल परसों की एक टॉपिक जो बाकी थी आज हम देख लेंगे। इकोनॉमी में मर्चेंट डिस्काउंट रेट, उसको वापस सब्सिडी शुरू क्यों करनी चाहती है सरकार। देखिए, ये सब वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, इसके अलग अलग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होते हैं। तो सिस्टम काम कैसे करती है कि एक तरफ सब मर्चेंट्स होंगे, उनके साथ ये वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए ऐसे पेमेंट गेटवे वो कनेक्ट करते हैं, और सामने दूसरी तरफ जो बैंक ने वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड इशू करवाए उसके साथ वो लिंक करते हैं। अल्टीमेटली आप जो क्लाइंट है, आपके अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा और ये पर्टिकुलर मर्चेंट का शॉपिंग के दौरान पेमेंट हो जाएगा। तो अब ये जो बीच के अंदर ये मिडल मैन है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, विच आर द पेमेंट गेटवेज, उनको इसमें क्या कमाई मिलती है, हाउ डू दे अर्न मनी। तो वो लोग मर्चेंट से फीस लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और जो क्लाइंट है, जिसका जो कार्ड होल्डर है, उससे वो एनुअल फीस लेते हैं, सपोज कि 499 रुपीज़। लेकिन फिर उसमें शर्तें हो कि सपोज आप एक साल में 1 लाख रुपए का शॉपिंग करते हैं तो एनुअल फीस माफ, क्योंकि उस हिसाब से आप समझो उसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट में वो बहुत कमाया होगा, तो वो आपको लुभाने के लिए ऐसी सब। फिर आपको कैशबैक पॉइंट मिले, डिस्काउंट मिले, HDFC का कार्ड से लैपटॉप खरीदो, 6000 रुपी वापस वगैरह। बट अल्टीमेटली दे विल मेक प्रॉफिट बिकॉज ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अभी यहाँ पर ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो काम कैसे करता हो कि सपोज एक कस्टमर है जिसने 10,000 रुपीज़ का सामान खरीदा, और ये कार्ड, कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की मदद से मर्चेंट को पैसा ट्रांसफ़र किया। अब यहाँ पर ये जो बीच में वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए वगैरह होंगे, दे विल चार्ज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सपोज एक ज़माने में लगता था कि 10,000 रुपीज़ का बिल बने तो उस पर 2% मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो उस हिसाब से ये असल में किस पर बोझ बनता है, व्यापारी पर। द शॉपकीपर, उसको 10,000 रुपी नहीं मिलेंगे, उसमें से 200 रुपी कट हो जाएंगे। और ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, ये फीस किस किस को मिलेगा, कस्टमर की बैंक को, क्योंकि उसने कार्ड इशू करा था। सामने ये जो व्यापारी है उसकी जो बैंक होगी उसको भी थोड़ा हिस्सा मिलेगा, और ये जो पेमेंट गेटवे है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, उसको भी पैसा मिले। सो दिस वॉज गोइंग ऑन। अब ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट के क्या रेट रहते हैं, क्रेडिट कार्ड तो उसमें करीब 1.5 to 3% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू। फिर ये वीज़ा, मास्टर कार्ड के डेबिट कार्ड हो तो 0.9%, 90%। रुपये का डेबिट कार्ड हो तो 0%, और यूपीआई भीम से आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 0%। लेकिन आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक्सिस बैंक को मौज किस में आती होगी, ये जहाँ पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे उन सभी बैंकों को मर्चेंट डिस्काउंट रेट में थोड़ी थोड़ी फीस कमाने को मिलती है। सो दे विल लाइक दिस, दे विल नॉट लाइक दिस रुपए, दे विल नॉट लाइक दिस यूपीआई भीम। अब यहाँ पर ये 0% क्यों है, क्योंकि कुछ साल पहले बजट में सरकार ने कहा था कि ये वाली चीज़ों पर 0% MDR, और ऐसा करने पर जो बैंक को नुकसान हो रहा है, तो एक ज़माने में सरकार सब्सिडी देती थी, फिर सब्सिडी बंद कर दी थी। तो अभी ये सब बैंकों को मज़ा नहीं आ रहा था, एंड एज अ रिजल्ट दे यूजुअली डू नॉट प्रमोट दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। वो उनको ये सब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और वीज़ा, मास्टर कार्ड, उसमें उसके मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट में मज़ा आता है, बिकॉज दे विल अर्न फीस फ्रॉम इट। सो नाउ गवर्नमेंट वांट्स कि ये रुपए, यूपीआई भीम, ये सब टेक्नोलॉजी को और प्रोत्साहन दिया जाए। तो इसके लिए वापस से सरकार सोच रही है कि ये 2,000 रुपये तक के जो ट्रांजेक्शन होंगे, इफ़ दे आर डन थ्रू रुपए डेबिट कार्ड और थ्रू यूपीआई भीम टेक्नोलॉजी, तो एमडीआर तो उस पर ज़ीरो ही है, लेकिन काल्पनिक रूप से, हाइपोथेटिकली, बैंक का नुकसान है। क्योंकि अगर वो वीज़ा, मास्टर कार्ड वाला गेम खेलते तो उधर फीस कमाने वाले थे। तो यहाँ पर उनको कुछ थोड़ी बहुत रकम फीस, एमडीआर फीस सब्सिडी के रूप में दी जाए, सो दैट दे फील एनकरेज्ड टू प्रमोट दिस रुपे डेबिट कार्ड एंड यूपीआई भीम टेक्नोलॉजी। दैट इज द आइडिया। ये एक मुद्दा चला। दूसरा चल रहा है कि सेबी ने आल्गो ट्रेड पर ड्राफ्ट गाइडलाइन इश्यू की है। ये क्या, आल्गो ट्रेड का मतलब है, आप ये जो ऑनलाइन शेयर, बॉन्ड, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें मैनुअल कमांड से आप बाय और सेल का ऑर्डर दें। आल्गो ट्रेडर में कंप्यूटर एल्गोरिदम खुद से ही सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट करे, कि आपने उसको पहले से सब कंडीशन दी रखी हो कि सपोज ये प्राइस अगर इतना 10 रुपये कम हो तो खरीद लो, 20 रुपये चढ़े तो बेच दो, ऐसा सब ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बाय कंप्यूटर इटसेल्फ। अब इसमें ये
अच्छा या बुरा कैसे है। तो जो कंप्यूटर उसे आपने सब पहले से मैथमेटिकल मॉडलिंग सिखा दी है, तो वो तो इंसान से जल्दी जल्दी सारे ऑर्डर प्लेस कर देगा। इसमें ये भी डेंजर रहता है कि प्राइस मैनिपुलेशन करे, वो सब चीज़ों को पहले प्राइस चढ़ाए फिर अचानक से बेच दे, वो सब हर्षद मेहता टाइप की चीज़ें, और इसमें स्मॉल इन्वेस्टर का शायद नुकसान हो जाए। तो ये सब सोचते हुए सेबी ने इसको टोटली बैन नहीं किया है, लेकिन इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि सपोज आल्गो ट्रेडिंग द्वारा जो कमांड दिए जाएं तो 1 सेकंड में 100 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं डाल सकते वगैरह, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। और इस पर अब और भी कुछ नए नियम बनाने के लिए सेबी ने ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू की है, जो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि आगे भी मैंने आपको बताया था ये शेयर मार्केट में से जो चीज़ें पूछी जाती है मोस्टली एक आध लाइन में सिंपल वन लाइनर बेसिक चीज़ पूछते हैं। So what exactly are those guidelines? We will not study. We will simply in one line remember that okay, the algo trading का मतलब क्या है, कंप्यूटर अपने आप ही बाइंग सेलिंग ऑफ द शेयर्स करे, एंड देर आर सम कंसर्न्स इन दैट। तो सेबी सब नियम बनाते रहती है। ऐसा ही एक मिलता जुलता एक लाइन का मुद्दा चलता है, कोलोकेशन कंट्रोवर्सी। सपोज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है? ये शेयर बाजार की ऐसी जगह है जहां पर शेयर्स का सब बाइंग सेलिंग चलता है। अब मान लीजिए कोई शेयर ट्रेडर उसके नज़दीक में ही अपनी ऑफिस खोल दे, तो यहाँ जितने ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं ऑनलाइन तरीके से ही काम हो रहा है, लेकिन मेन सर्वर अगर इधर हो और उसके 100 मीटर दूरी आपकी ऑफिस हो, तो आपको वो सारे कमांड और इन्फॉर्मेशन मान लीजिए 0.002 सेकंड में मिल जाए। और उसके सामने कोई आदमी 1500 किलोमीटर दूर है, तो उसको भी डिजिटल ऑनलाइन है तो जानकारी तो मिलेगी, लेकिन हो सकता है 0.1 सेकंड के बाद उसे मिले वही प्राइस इन्फॉर्मेशन की ये शेयर का प्राइस चढ़ा या गिरा। तो क्योंकि आल्गो ट्रेडर जो होगा वो तो कंप्यूटर में ही कमांड होगा, तो वो तो अपने आप तुरंत ऑर्डर प्लेस कर देगा बाय सेल के, और बाकी सब लोगों को किफ़ायती दाम पर अच्छी डील कोई हाथ में ही नहीं आए, क्योंकि उससे पहले सब बाइंग सेलिंग हो चुका है। तो वो जो कंट्रोवर्सी होती है उसे कहते हैं कोलोकेशन कंट्रोवर्सी, जब ब्रोकर या ट्रेडर अपना कंप्यूटर सिस्टम स्टॉक एक्सचेंज के बहुत करीब रखे ताकि वो हाई स्पीड आल्गो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके। तो इस पर भी सेबी सब नियम बनाते रहते हैं। तो ये भी एक लाइन का ही मुद्दा है कि ओके कोलोकेशन कंट्रोवर्सी क्या थी। मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रैक्टिस के लिए अन अकेडमी हर रविवार सुबह 11 बजे ऑर्गेनाइज करती है कॉम्बैट। उसमें ये कल 19 दिसंबर को भी होने वाला है। अगर आप 11 AM को टेस्ट देते हैं तो इनाम में सब आईपैड, HP लैपटॉप, किंडल, फिटबिट, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स और उसके अलावा ढेर सारे स्कॉलरशिप, पेड सब्सक्रिप्शन आपको बड़े डिस्काउंट पे मिले। ऐसी चीज़ है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गिव इट, और फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें munal.org। तो ये रविवार को यूपीएससी कॉम्बैट या पबजी कॉम्बैट, सोमवार शाम को मृणाल्स मंडे करंट अफेयर्स के 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज जो हम लोग ये करंट अफेयर सीरीज में पढ़ते हैं, और मंगलवार सुबह वो प्रतीक नायक हिस्ट्री की स्टैटिक्स सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज। ये सब कुछ दिया है, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन और वहाँ लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा ट्यूसडे नाइट मैं करने वाला हूँ यूपीएससी मेंस पेपर 2 जो लास्ट एग्जाम हुई थी 2020 की, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन और डिप्लोमेसी के प्रश्न उसे हम सॉल्व करेंगे कि हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, और उसमें कैसे उसे अप्रोच कर सकते थे। लास्ट ईयर की मेंस पेपर 3 जहाँ पर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर, इंटरनल सिक्योरिटी, उसके सारे मॉडल आंसर का खेल खत्म हो चुका है। अन अकेडमी की मेरी प्रोफाइल पे फ्री में वो सारे लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। और उसी सीरीज में अब पेपर 3 खत्म हुआ तो पेपर 2 के मॉडल आंसर में शुरू कर रहा हूँ। सो आई विल स्टार्ट विथ इंटरनेशनल रिलेशन, जिसके सवाल नेक्स्ट ट्यूसडे, मतलब ये वाले ट्यूसडे को करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम, उसमें जो प्रश्न पूछे उसे सॉल्व करेंगे, देन पॉलिटी एंड सो ऑन। तो वो सब चल रहा है, उसके भी सब लिंक्स दिए हैं। अब जानते हैं कि संडे को मैं छुट्टी रखता हूँ ये करंट अफेयर्स वीडियो की, तो आपके पास टाइम है। तो जो लोग पहले से इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो उन्होंने ये 4 जो प्रश्न पूछे गए थे, इंडियन डायस्पोरा का अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में क्या महत्व है, इंडिया और अमेरिका की डिफेंस डील इंडिया और रशिया की डिफेंस डील से अलग कैसे हैं, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग वो अब ट्रेड ब्लॉक कैसे बन रहा है, या WHO का कोविड में क्या प्रदर्शन रहा, इसके बारे में कुछ सोच विचार करिए। खुद से कुछ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ऐसे लोग जिनका प्रीलिम का सब ठीक ठाक सिलेबस कंप्लीट होने का है, एंड यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर लेक्चर फॉर मोर। ये एक बात हुई। अभी आगे बढ़ते हैं मुद्दा कि ये 18 दिसंबर शनिवार और उसमें आजकल में करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी।
तो इकोनॉमी में एमडीआर सब्सिडी वो वाली बात तो हमने देखी। आल्गो ट्रेड पर सेबी ने ड्राफ्ट रूल्स बनाए, वो भी हमने देख लिया। अभी बाकी जो बचता है ढेर सारे इकोनॉमी के समाचार जो असल में कुछ खास काम के नहीं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब ये योजना क्या है ऑलरेडी हम लोग काफ़ी टाइम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको एक्सटेंड किया, एक लाइन का मुद्दा। फिर ब्लैक मनी और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग मतलब धन शोधन, ब्लैक का पैसा वाइट बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो कानून है उसे रीजनेबली इस्तेमाल करो। मतलब ऐसा नहीं कि 10-10 रुपये और 100-100 रुपये के केस भी आप फाइल करने लगे तो सब लोगों को जेल में कहाँ हम रखेंगे। तो बड़े वाले मामलों में उसको यूज़ किया जाए, ऐसी एक लाइन की बात है। फिर एक चीज़ है स्पेशल पर्पज़ एक्विजिशन कंपनी यानी SPAC। वो क्या था हमने Win21 सीरीज में पढ़ ही लिया था। बायजूस सोच रहा है कि हमको IPO लॉन्च करना है, वो SPAC द्वारा करें। अब जब होगा तो हम आराम से वो देखेंगे वो कैसे करेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ MCQ की SPAC काम कैसे करता है, लेकिन वो उसको करने दो फिर हम देखेंगे, अभी नहीं। अब उसी तरह कोई एक छोटी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, जिसने कि इंडेक्स फाउंडेशनल एंड न्यूमेरिकल लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई में क्या अलग अलग राज्यों में स्तर है, उसकी रैंकिंग दी। हम पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि हर एक लो प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन काम की नहीं। UNDP या वर्ल्ड बैंक या IMF ने कोई बड़ा रिपोर्ट डाला हो तो हम पढ़ते हैं। फिर एक्सप्लेन सीरीज कुछ थी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भारत की शुगर सब्सिडी के खिलाफ जो जजमेंट था उसे कैसे पढ़ें, तो उसको पढ़ना नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तुर्की में उनका प्रेसिडेंट रसीप अर्डोगान या जो उसका नाम है, उसने कुछ विवादित नीतियां बनाई इकोनॉमिक पॉलिसी की। महंगाई बहुत बढ़ रही है लेकिन फिर भी वो लोन सस्ते करवा रहा है, जिसके चलते सब इकोनॉमी गड़बड़ चल रही है। और उसके चलते उसकी लोकल करेंसी, तुर्की की लोकल करेंसी है लीरा, वो फॉरेन करेंसी के सामने कमज़ोर हो रही है वगैरह की बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री हम नहीं पढ़ेंगे। अगले साल का इकोनॉमिक सर्वे आने दो, उसमें उसने लिखा होगा कि पूरे साल में इंडियन करेंसी एक्सचेंज रेट में क्या असर हुई और उसके लिए क्या अच्छे बुरे फैक्टर बाहर से जिम्मेदार थे, देन वी विल स्टडी दैट। उसी तरह अमेरिका की फेड टेपरिंग, मतलब उनकी सेंट्रल बैंक अपने लोन की ब्याज दर ज़्यादा बढ़ा दे, बाजार से बॉन्ड खरीद रहे थे उसको थोड़ा कम कर दे, वो सबसे भारत के शेयर बाजार पर और वो करेंसी एक्सचेंज पर क्या असर, अगेन सेम थिंग, इकोनॉमिक सर्वे आने दो। फिर ट्रू कॉलर नाम की जो ऐप होती है उसने स्पाम रिपोर्ट और उसमें पाया कि भारत में मतलब पूरी दुनिया में जितने स्पाम कॉल आते हैं उसमें 4th हाईएस्ट इंडिया पे है। तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, हर एक लो प्रोफाइल रिपोर्ट काम का नहीं है, मैंने बताया। फिर कल से एक मुद्दा चल रहा है, कुछ ऐसा था कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO उसके ऑफिशियल्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कुछ लेटर लग के समन किया, तलब किया कि आप आना, मीटिंग है और उसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करनी है। तो इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है कि दिस इज अ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल, संवैधानिक शिष्टाचार का ये भंग है। वो क्यों भंग है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए। तो वो पूरी सिस्टम अलग है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अलग है, उसका सिर्फ अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा हो, लेकिन उसको हटाना हो तो पूरी लंबी चौड़ी जज जैसी ही प्रोसीजर हो। तो एग्जीक्यूटिव यानी सरकार ने उससे दूरी रखनी चाहिए ताकि वो अपना काम करे, निष्पक्षता से वो अपना चुनाव करे। इसलिए सरकार ने कभी भी इलेक्शन कमिश्नर को अपने ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बुलाना चाहिए, किसी और मिनिस्टर ने भी नहीं बुलाना चाहिए। अगर कोई ज़रूरी मामला हो तो सरकार ने खुद अपने ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में भेजे या खुद के मंत्रियों को इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में भेजे, और जो भी है या तो बोल के या लिख के वहाँ पर चर्चा हो। तो ये क्या है, ये 3-4 पॉइंट्स का ही मुद्दा है कि फ्रॉम सिविल सर्विस, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, वो IAS ऑफिसर ही है, लेकिन वो पहले जब एग्जीक्यूटिव में था तब सरकार के साथ वो मिलके काम करे। अब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उसका काम अलग हो जाता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स और वो सारी चीज़ें, और इलेक्शन तो मतलब मेंस पेपर 2 पॉलिटी इलेक्शन और मेंस पेपर 4 सिविल सर्विस वैल्यू, दैट इज एथिक्स पेपर 4। उसमें 1-2 लाइन में, 3-4 लाइन में ये सोचने लिखने के कुछ मुद्दे अगर पूछा जाए। अब स्वाभाविक है ये ऐसा मुद्दा है कि इसमें 25 दिन तक न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट तो लिखते ही रहेंगे, और जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उसमें भी जो बाबू सोना कैटेगरी वाले कैंडिडेट होते हैं उनको ये लगता है कि इस पर 27,000 वर्ड्स की PhD करना जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। तो पुराने पेपर देखो, और भी विषय हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब पढ़िए आप।
भावुक नहीं हो जाना है, कोई भी टॉपिक हो। ये ऐसा नहीं कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, कोई भी सब्जेक्ट में। मैं खुद इकोनॉमी पढ़ाता तो ये नहीं बोलता कि पूरा दिन छाती पे बांध के बैठ के रहो, सभी तो जगह मैंने बोल दिया ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, क्योंकि हमारे पास 5 महीने और 19 दिन ही बाकी है। हर रोज़ का ख्याल होना चाहिए। जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उसमें कुछ लोग ये सोच रहे हैं मैं तो ऑफिस में बहुत काम किया, अभी शनि रवि तो मैं आराम करूंगा। तो भाई तुम आराम करोगे, बाकी सब लोग तो पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ रहे, तो पढ़ाई लिखाई चालू ही होनी चाहिए। अब उसी के अंदर राइट्स इशू में कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रिया के अंदर कुछ कानून बन रहा है असिस्टेड सुसाइड या इच्छा मृत्यु। किसी को ये कैंसर या HIV या ऐसा कुछ हो गया है और वो बचने की उम्मीद नहीं और वो मरना चाहता है, तो उस पर मर्सी किलिंग की क्या चीज़ें हम अभी पढ़ने नहीं बैठेंगे। ये जो करंट अफेयर्स PDF वाले हो उसमें भी मेंस कंपाइलेशन के नाम पे जो अपलोड करते हैं अलग अलग कोचिंग वाले फ्री में, जो आपको अच्छा लगता हो, उसमें कभी टाइम मिले तो एक साथ ये सारी चीज़ खत्म कर दो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का ये मर्सी किलिंग पर क्या जजमेंट था वगैरह। फिर बहुत सारे अलग अलग बिल्स, विधेयक पेश किए गए पार्लियामेंट में। नेशनल एंटी डोपिंग बिल, डोपिंग मतलब वो स्टीरॉयड और ऐसे परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स लेकर स्पोर्ट्स में अपने प्रदर्शन को बेहतर करना, तो उसके खिलाफ जो संस्था थी नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, पहले उसको रेड करने के पावर नहीं थे, तो अब वो भी रेड कर सकता है वगैरह। फिर हमने कुछ दिनों पहले एक मुद्दा देखा था, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। उसमें सरकार ने अपना बिल पेश किया था, विधेयक, फिर पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी को वो भेजा गया था कि इसको और स्टडी कीजिए, इस पर और सजेशन दिए। अब उनके क्या सजेशन होने वाले थे हमने पहले ही देख लिया था कुछ दिन पहले। अब वो आज इंडियन एक्सप्रेस ने लंबी चौड़ी सेक्शन बाय सेक्शन की बिल में ऐसा था और ये कमेटी ऐसा बोल रही है, तो भाई इतना PhD करने बैठो, उसका फायदा नहीं। जो मेन 4-5 मुद्दे थे हम देख चुके हैं। उसी तरह एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी में 2 नए बिल पेश हुए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल। ऑफकोर्स इसको तैयार करना है। अब इसमें होगा कुछ दिन में, या तो इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज आएगी, नहीं तो कॉलमनिस्ट वो उसका कुछ ये वो अच्छा बुरा लिखना शुरू करेंगे, तब हम देख लेंगे खुद से। अब अभी PhD करने हम नहीं बैठेंगे। फिर एथिक्स और उसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स वीमेन एंड रेप विक्टिम्स, मामला ऐसा हुआ कर्नाटक स्टेट असेंबली विधानसभा में कुछ चर्चा हो रही होगी या उसके बाहर चर्चा हो रही होगी, और कुछ ये पॉलिटिकल कनंड्रम की कुछ बार ऐसी स्थिति होती है कि आप फंस जाएं और आप निकल ही नहीं पाए, और फिर आपने ठीक है उतने दिन वो परेशान होते रहना पड़े। ऐसे कोई मामले को सिचुएशन पे बोलने के लिए वो उदाहरण ऐसा दे रहे थे कि व्हेन द रेप इज इनएविटेबल लाई डाउन एंड एंजॉय इट। ये जो चीज़ है कि इफ़ यू आर स्टक इन सम प्रॉब्लम देन यू हैव टू गो थ्रू दैट, तो उसको बयान करने के और भी तो एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में यही वाली चीज़ आई और वो उन्होंने ऐसा कुछ बोला। और उस पर कुछ और भी आरोप लग रहे हैं कि जो स्पीकर थे वो ये सुन के कुछ हंस रहे थे या स्माइल कर रहे थे, तो सोशल मीडिया इज़ वेरी एंग्री। खैर, लेकिन अब वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो तो हम देखेंगे। ज्योग्राफी प्लेसेस इन न्यूज़ में, गोवा वो पहले पोर्टुगीज़ के कब्जे में था। 19 दिसंबर को उसकी मुक्ति दिवस मनाया जाए, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर कुछ नया म्यूज़ियम खोलने वाले हैं, फोर्ट अगुड़ा जेल। वो ऐसा है कि जहाँ पर भारत के फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। तो फोर्ट अगुड़ा जेल किधर है? वो काला पानी और अंडमान निकोबार में नहीं है, वो किधर है? गोवा में। उसी तरह रमना काली मंदिर जो पाकिस्तानी आर्मी ने डिस्ट्रॉय किया था ड्यूरिंग 1971 वॉर, उसे बांग्लादेश में वापस जीर्णोद्धार किया गया, रिनोवेट किया गया, और भारत के प्रेसिडेंट उसका उद्घाटन कर रहे हैं। और फिर अवार्ड्स में भूटान का, जैसे भारत में सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न। ऐसा भूटान में क्या है? ऑर्डर ऑफ द ट्रुक गायलपो। किसको मिला? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। इससे पहले भी उनको सऊदी अरब वगैरह में भी ऐसे अवार्ड कुछ मिले। सो दैट वाज द न्यूज़पेपर फॉर टुडे। बाकी तो अब कल नो वीडियो, मंडे को, संडे और मंडे दोनों के ही जो कंबाइंड करंट अफेयर्स हम देखेंगे। मंडे रात 8 बजे ये मोनाल्स मंडे करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़, और फिर ट्यूसडे को उस लेक्चर फॉर इंटरनेशनल रिलेशन मॉडल आंसर वगैरह चल रहा है। सो सी यू अकॉर्डिंगली।